students, I am Seema Yadav, your SST teacher. Today we will start chapter number 19, Why Democracy. First of all, we learn about the meaning of democracy. It means Loktantra. Democracy is the form of government which is supreme power of the people and state. जो लोकतंत्र होता है, जो प्रजातंत्र होती है, वो क्या होती है? जो सुप्रीम पावर होती है वो उस कंट्री की जनता में होती है. इट मीन्स जो पीपल होते हैं, जो किसी कंट्री में जो लोग रहते हैं, जो जनता होती है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करती है. जो मेन पावर जो होती है वो कंट्री की उस वहां के जो रहने वाले जो पीपल है, जो जनता होती है, उनके पास होती है. अब कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे अडल्ट, जो यूनियन अडल्ट फ्रेंचाइज, सुफ्रेज, थियोक्रेटिक. और जो ये डेमोक्रेसी है, ये कहाँ से निकला है ये वर्ड, क्या इसकी डेफिनेशन है, कहाँ से इमरजेंसी हुआ है इसका, कहाँ से इसकी उत्पत्ति, इट मीन्स कहाँ से इसका इंट्रोड्यूस हुआ है. जो ये डेमोक्रेसी है, सबसे पहले कहाँ से इस वर्ड की जो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक वैश्यक फ्रेंचाइज मीन मताधिकार. सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार मतलब जो वोट डालने का राइट है वो सार्वभौमिक. अडल्ट जो वयस्क है सभी को है. जो एक कंट्री है उसके जो सिटीजन है वो 18 साल का हो या उससे अबव हो, 18 और 18 प्लस. सुफ्रेज इट मीन्स राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार. थियोक्रेसी इट मीन्स धर्मतंत्र. जो इट इज रिलेटेड टू रिलीजियन. जो रिलीजियन पावर होती है उसको कौन होल्ड करता है? जो रिलीजियन लीडर होता है, जो इस धर्म का नेता होता है. ये होता है इसका मीनिंग. अब नेक्स्ट वर्ड है इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी. जो इमरजेंस है, जो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से इमरजेंस हुआ, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये जो इमरजेंस हुआ है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ये ग्रीक सिटी है, उसमें एथेंस है. एथेंस का शहर है ग्रीक सिटी. जो उसकी ग्रीक सिटी है उसकी जो कैपिटल है वो एथेंस है. लगभग 2500 ईयर एगो, 2500 साल पहले वहां से ये डेमोक्रेसी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इमरजेंस हुआ है. उस टाइम क्या था, जो डेमोक्रेसी थी उसमें क्या था, जो उस कंट्री के जो सिटीजन्स होते थे, जो मेल सिटीजन्स होते थे, वही पार्टिसिपेट करते थे, एक्सेप्ट वोमेन सिटीजन. जो औरतें होती थी उस कंट्री की, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उस टाइम. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, कंट्री बढ़ी, तो उसमें क्या हुआ, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होने लगी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, उसमें इक्वलिटी है, राइट टू वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार. उसमें जो भी, चाहे गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हो, या किसी भी धर्म से, रिलीजियन से रिलेटेड हो, जो वोट डालने का अधिकार समान रूप से सभी को है उसमें. डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो अपना कंट्री है इंडिया, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. इनडायरेक्ट, जिसमें राइट टू वोट सभी सिटीजन्स को है. सभी नागरिक, जो भारत के जितने भी हमारी जो कंट्री है, देश, उस सभी नागरिकों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है. तो इंडिया इज ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब एक वर्ड है, सॉरी, आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये तो हुई इसके इमरजेंस होने की बात, इंट्रोड्यूस होने की
के बाद जो ये डेमोक्रेसी है वर्ड कहाँ से आया? अब है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है ये जो ग्रीक वर्ड है वहां से इस निकल के आया है, जो ग्रीक वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है ये, डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। पीपल मीन्स लोग, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन, इट मीन्स लोगों का शासन या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। जो पीपल होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं, इट मीन्स जो सुप्रीम पावर है वो पीपल के पास, उस कंट्री की जनता के पास होती है। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस, इट मीन्स पीपल, एंड क्रेटिया, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट डेफिनेशन, जो डेमोक्रेसी है उसको सबसे पहले जो डिफाइन किया, जो सबसे पहले डेफिनेशन दी, जो एक फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे हेरोडोटस, उसने इनको डिफाइन किया। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसकी जो डेफिनेशन दी वो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर हेरोडोटस ने दी। उसने कहा कि जो सुप्रीम पावर होती है ना, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाने की, वो लोगों की जो जनता होती है, जो कंट्री की, उनके पास होती है। जो हेरोडोटस है, हु इज हेरोडोटस? ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो हेरोडोटस है, इसे जो हमारी इतिहास है उसका जनक भी कहा जाता है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, हम अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। अब हु इज अब्राहम लिंकन? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जो ये अमेरिका है उसका प्रेसिडेंट रह चुका है, उसने भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए लोगों द्वारा ही चुनी जाए। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही चुनी जाए, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। आफ्टर दैट ये तो इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात हो गई, इसके इमरजेंस की बात हो गई, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से इस वर्ड का हमें पता लगा। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, किस तरह की, क्या डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हमने पढ़ लिया। अब आता है उसके बाद फ्रेंचाइज। जो इसमें क्या है? मताधिकार, इट मीन्स मताधिकार। जो एमरजेंस हुआ डेमोक्रेसी का एथेंस से, मैंने बताया 2500 साल पहले, उसमें क्या बताया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वोमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, उसमें कुछ गिने चुने पीपल थे, जो मेल सिटीजन थे, वो ही पार्टिसिपेट करते थे, जिसको लोगों की सभा कहा जाता था। इट वॉज असेंबली ऑफ पीपल। अब जो ये मताधिकार वर्ड आया, ये लगभग 1920 सेंचुरी की बात है, 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास। इसमें क्या किया गया, इस फ्रेंचाइज वर्ड में थोड़ा इससे जो 1920th सेंचुरी में क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी है उसको और डेवलप किया गया, इसको सभी स्टेट में और कंट्री में स्प्रेड किया गया, फैलाया गया। इसमें क्या हुआ, जो हमारी इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ है और जो वोमेन पार्टिसिपेशन है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें जो फ्रेंचाइज है, मताधिकार, इसमें पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है उसका डेवलपमेंट हुआ। इसमें जो एक कंट्री में रहने वाले जो पीपल है, नागरिक है, जो 18 साल का है, उससे ज्यादा का है, चाहे वो औरत हो, चाहे मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे कैसा भी हो, भारत कोई भी किसी कंट्री का, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट डाल सकता है, उसको मताधिकार है अकॉर्डिंग दिस। आफ्टर दैट रूल ऑफ लॉ, जो कानून के नियम है वो क्या है? जो रूल ऑफ लॉ है, मैंने बताया जो फ्रेंचाइज है,
ये वर्ड मताधिकार, इसमें बताया मैंने रूल ऑफ लॉ, जो कानून बनाया गया। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसमें वोमेन जो थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। इसमें लोग जो मिडिल क्लास के थे, इसमें कास्ट के बेस पे एक्सप्लोटेशन होता था। जो अमीर थे, हाई सोसाइटी के पीपल थे, वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, वही वोट डाल सकते थे। वो औरतें इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। लेकिन जो लॉ बनाया गया, लॉ के अकॉर्डिंग, कानून की जो नज़र में हर सिटीजन, जो कोई भी नागरिक है, कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, कैसा भी हो। कहने का मतलब है जो कानून की नज़र में सभी आदमी, जो नागरिक है, सिटीजन, बराबर है, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है, इक्वल है सभी। इसमें इनइक्वलिटी को हटाया गया रूल ऑफ लॉ में। ऐसा कानून बनाया गया कि सभी भारत के जो सिटीजन है किसी भी कंट्री के, वो फुली पार्टिसिपेशन देंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, क्या होती है, किस तरह से क्या उसमें काम होते हैं। उसके बाद आती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की सरकार हो सकती है, किसके पास किस तरह का राज होता है। सबसे पहले है डिक्टेटरशिप, तानाशाही राज, जिसमें जो सारी पावर होती है उस कंट्री की एक ही आदमी के पास हो, ना स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइड हो, ना स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में, सारी पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो, वो ही पूरी कंट्री पे जो लॉ एंड ऑर्डर है अपने हिसाब से काम करवाए, और वो लोगों को, जो जनता है, जो पीपल है उस कंट्री को, उसको फॉलो करनी पड़े। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो हिटलर था, उसने अपने हिसाब से पूरी कंट्री में किस तरह से क्या रूल रेगुलेशन थे, जो जनता थी, लोग जो पीपल थे, उनकी जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग ना काम करके अपनी मर्जी से अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना, काम करवाना, वो डिक्टेटरशिप के अकॉर्डिंग आती है। इट मीन्स क्या हुआ, जो सारी कंट्री है उसकी पावर एक ही आदमी के हाथ में हो, जो ऑल पावर होल्ड बाय ओनली वन पर्सन। आफ्टर दैट मोनार्ची सिस्टम, जो मोनार्ची गवर्नमेंट होती है, ये राजतंत्र सरकार होती है। इसमें जो सारी पावर होती है उस कंट्री की, जो राजा रानी होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं, वो उनके हाथ में होती है। सारे जो लॉ और ऑर्डर होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनमें जनता के कोई रोल नहीं होता। जो जन पब्लिक होती है उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उस कंट्री की जो पब्लिक होती है, अकॉर्डिंग मोनार्ची सिस्टम। आफ्टर दैट थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी। थियोक्रेसी जो धर्मतंत्र, जो रिलीजियन लीडर होता है, जो सारी पावर है उसके पास होती है, जो धर्म का नेता होता है। उसके बाद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, राजतंत्र और लोकतंत्र। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो डिक्टेटरशिप है इज नॉट डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक में क्या होगी, सारी पावर पीपल के पास हो, वहां की जनता के, उस कंट्री की, उस देश की सारी पावर जनता के पास हो। क्योंकि डेमोक्रेसी कैसी सरकार है, जो लोगों के लिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही चुनी जाए, वही तो लोकतंत्र होती है। तो उसमें जो मेन जो लॉ और ऑर्डर बनेंगे, किसको देखते हुए, किन की नीड को देखते हुए, पीपल को, लोगों को ध्यान में रखते हुए रूल रेगुलेशन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के। डेमोक्रेसी क्या है, लोगों की सरकार है, जो मेन पावर होती है वो वहां की जनता में होती है। आफ्टर दैट डिफरेंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब किस तरह से, जो लोकतंत्र तो के बारे में हमने पढ़ लिया, किस तरीके से क्या होती है। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किस किस तरीके से थी। अब देखो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होती है, इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, जो कार्यपालिका आ जाती है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और मेंबर्स ऑफ काउंसिल आ जाते हैं हमारे। लेकिन जो मेन, जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, स्टेट की, उस कंट्री की। तो वो क्या करता है, वो पावर तो होती है उस स्टेट की, एग्जीक्यूटिव पावर, लेकिन वो क्या, जो पीएम है और जो मेंबर ऑफ काउंसिल है, मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री है, उनकी एडवाइस के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता।
सकता। वो ऐसी सरकार प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैसी हो गई जिसमें सारी पावर जो हमारा राष्ट्रपति है उसके पास है, लेकिन वो कब डिसीजन लेता है, जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है उनकी सलाह पर ही कोई एक्शन लेता है, रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है मंत्रिपरिषद की और प्रधानमंत्री की सलाह से। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तो वो हो गई। आफ्टर दैट यूनाइटरी और फेडरल गवर्नमेंट। यूनाइटरी इट मींस एकात्मक सरकार गवर्नमेंट, और फेडरल संघीय गवर्नमेंट। पहले क्या था, टिल 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी तक तो क्या था, जो यूनाइटरी सिस्टम था, जो यूनाइटरी गवर्नमेंट थी वो थी, इसमें क्या थी, जो सारी पावर थी लीगली एंजॉय करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, उस पावर को लीगली डिवाइड किया गया। किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट को की पावर थी उस किसमें डिवाइड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट कैसी बन गई, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार, जिसमें पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। यूनाइटरी में क्या था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी पावर। वो कैसे, यूनाइटरी गवर्नमेंट कैसी हो गई, जिसमें सारी पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर फेडरल सिस्टम, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लीगली, तो उसमें जो पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिवाइड हो गई स्टेट गवर्नमेंट में। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या हो गई, जो किसके पास पावर हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट हो गई। अब फेडरल गवर्नमेंट ही तो है, इंडिया इज ए फेडरेशनल कंट्री, फेडरल गवर्नमेंट को ही जो संघीय सरकार है वही है भारत में। अब आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, जो लोकतंत्र है उसके बारे में पढ़ लिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है, कुछ इसके सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, उसके बारे में क्या निकल के आया, देखो इक्वलिटी। हमने अब तक यही देखा, जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होगी, जिसमें जो मेन पावर है वहां की जनता में होती है, जो इक्वलिटी कहाँ होगी, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कैसे करेगी, बाय वोट। तो वोट के लिए क्या करेगी, उसमें इक्वलिटी कहा है, जो लॉ है, कानून है, उसकी नजर में हर आदमी इक्वल है। राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से है, चाहे वो मिडिल क्लास से है, चाहे हाईएस्ट क्लास से है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे कैसा भी है, सबको समान रूप से, जो 18 साल का है या उससे ज्यादा का है, वोट डालने का राइट है। इक्वलिटी इट मींस इक्वल अधिकार है वोट डालने का इन डेमोक्रेसी में। यही होगी इसकी सिग्निफिकेंट। आफ्टर दैट लिबर्टी। लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट पिलर इन डेमोक्रेसी। पिलर जैसे किसी मकान की जैसे नींव मजबूत बनाने के लिए डालते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में जो लिबर्टी है इट मींस फ्रीडम, आजादी। तो लोगों की जो फ्रीडम है वो भी इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। वो अपने हिसाब से जैसा अपना जो रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, अपने उनको मतलब जो पीपल है उनको वो पूरी तरह से फ्री है, आज़ाद है सोचने के लिए कि किस तरह से क्या करना है। इट मीन्स किसी तरह का कोई उन पे दबाव नहीं है। कहने का मतलब अब ये है कि जो लिबर्टी वो इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर एक और आ जाता है इसमें जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म भी होता है। ये जो डेमोक्रेसी है इसमें जो डिसीजन होता है वो जनता लेती है कि जो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है वो कैसे करना है, किस तरह से, वो सारा डिसीजन जनता के पास होता है किस तरीके से। अब एक पॉपुलर पार्टिसिपेशन भी निकल के आता है डेमोक्रेसी से। जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन जिसमें जो अडल्ट फ्रेंचाइज थे, जो वैश्विक मताधिकार था, ये पॉपुलर है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन है इसमें अडल्ट फ्रेंचाइज का, जो वैश्विक मताधिकार का। क्योंकि जो 18 साल का या उससे ज्यादा है वही तो वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है वो पॉपुलर तरीके से होता है, जो वैश्विक है उनकी भागीदारी होती है अच्छे तरीके से।
तो अब क्या निकल के आया कंक्लूजन इस चैप्टर का, मेन निष्कर्ष क्या निकल के आया, हमने डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसके बारे में, किस तरह की सरकार होती है, इसमें बस यही है कि क्या इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए और पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो जो जनता, जो मेन पावर है वहाँ की जनता में होती है, और उन्हीं को ध्यान में देख के रूल रेगुलेशन वो मेंटेन किया जाता है।